हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और इस चीज़ का आपको पता ही है ना कि पहली बार यूट्यूब पे हमारे चैनल के द्वारा या पता नहीं यूट्यूब पे पूरी हिस्ट्री में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि भैया पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, क्लास 11th और 12th का, ठीक, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो चाहे वो जेई के लिए हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। अदरवाइज सबके वन शॉट लेक्चर्स आते हैं। तो वन शॉट लेक्चर में तो आपको ही पता है बेटा वन शॉट लेक्चर क्या होता है, ठीक है। वन शॉट लेक्चर तभी अच्छा लगता है अगर मैंने उस इंस्टीट्यूट के पूरा सिलेबस, ठीक है, शेड्यूल्ड पढ़ा हो, है ना। तो खाली वन शॉट लेक्चर देखने से आपका इतना ज़्यादा, हाँ, 30-40% कवर हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कवर नहीं होता अगर आपने पूरे लेक्चर अच्छे से नहीं देखे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। और इसके लिए आपको कहाँ पे किस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ट्रेंडिंग ट्यूटर को। तो भैया वेट क्या कर रहे हो? जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आपको पता है सारे की सारी पीडीएफ वहीं पे आपको मिलती हैं और आगे डीपीपीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो और यहाँ पे भी जेई और सीबीएसई की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर आप देख चुके हो ना, ठीक है। अगर 3 लेक्चर देख चुके हो उसके बाद ही ये लेक्चर देखना भाई। कंटिन्यूटी में बनाना ज़रूर है। अपने नोट्स कॉन्टिन्यूस बनाते रहना, अपने लेक्चर कॉन्टिन्यूटी में रखना। ऐसा नहीं है कि सेकंड लेक्चर देखा फोर्थ लेक्चर देखने आ जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो जाओ। जेई भी देना है, और भी ज़्यादा सीरियस हो जाओ। और ये जिसको नहीं पता तो भैया टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो, लास्ट हमने कूलम स्लो पढ़ा था। कूलम स्लो के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने देखा था कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम वेक्टर फॉर्म में कूलम स्लो देखने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चों को वेक्टर में प्रॉब्लम होगी, वेक्टर नहीं आता है। तो वेक्टर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा जो जो मुझे चाहिए, ठीक है। आपको अगर पूरा वेक्टर करना है तो भैया बेसिक मैथ्स, क्लास 11th का फिजिक्स का बेसिक मैथ्स चल रहा है, उसमें भी वेक्टर आने वाला है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म हुई है। स्लोप, स्लोप के बाद फिर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। और एक ऐसी क्वांटिटीज़ बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिनके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर बेटा अभी भी आप इतनी सी डेफिनेशन पे रिलाय कर रहे हो तो फिर आप 10th क्लास वाली बात कर रहे हो, है ना। 9th 10th वाली बातें नहीं करनी। ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए, डायरेक्शन तो होगी ही होगी, बट साथ में इट फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, इनको ऐड करने का मेथड अलग होता है बेटा। इनका एडिशन एंगल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एडिशन डिपेंड्स ऑन एंगल। एंगल पे हमारा एडिशन क्या करता है, डिपेंड करता है। जबकि स्केलर क्वांटिटी को आप बेधड़क, मतलब बिना किसी चीज़ के डायरेक्टली ऐड कर दो, जैसे आपने सिंपल मैथ्स आज तक 10th में किया है ना। अब वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वेक्टर की? देखो, एक एरो होता है, एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? एक वेक्टर को हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, एक एरो से शो करेंगे। ये उसका क्या होता है बेटा, इनिशियल पॉइंट, या इसको इनिशियल पॉइंट, या फिर इसको टेल भी बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर। ये होता है बेटा आपका फाइनल पॉइंट।
या इसको हेड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? जिस डायरेक्शन में आपका एरो पॉइंट कर रहा है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग ऑफ एरो इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, जहां पे ये एरो, जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंट कर रहा है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा था वेक्टर को क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। सर हमने यहाँ पे डायरेक्शन की तो बात की, व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? अब किसी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो एरो की लेंथ है बेटा, दिस लेंथ ऑफ एरो represents the magnitude, represents magnitude। एरो की लेंथ आपको बताएगी, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कोमा बी, एक ए वेक्टर बनाया, एक बी वेक्टर बनाया, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, जो ए है वो बड़ा है, बी छोटा है, तो मीन्स यहां से मैं बता सकता हूं कि मैग्नीट्यूड जो होगा ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यों? एक बड़ा एरो बनाया है, एक छोटा एरो बनाया है, छोटा एरो है उसकी लेंथ कम है, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड इससे पता चलता है हमें एरो की लेंथ से। ठीक है, मैग्नीट्यूड किससे पता चलता है हमें? एरो की लेंथ से। अब ये तो है बेटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये तो क्या है, हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हम अगर थ्योरेटिकली, अगर हमें किसी चीज को दिखाना है थ्योरेटिकली, एरो को कैसे एरो को कह रहा हूँ, वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को कैसे लिखा जाएगा? एफ, एफ के ऊपर ये एरो। अच्छा सर, ये एरो की डायरेक्शन वही डायरेक्शन दिखानी है जिस साइड में फोर्स की डायरेक्शन होगी? नहीं, फोर्स की डायरेक्शन कहीं पे भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, मैं यहां पे भी अगर मेरे को फोर्स का वेक्टर लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, और यहां पे भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना कि आप इस पे एरो ऊपर का बना दो। सर ऊपर की तरफ डायरेक्शन थी फोर्स की तो हमने ऊपर का बनाया, दिस इज रबिश। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। क्लियर? तो दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स वेक्टर। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी आपकी भर भर के है क्लास 12th में। ठीक है, 12वीं कक्षा में, 12वीं क्लास में आपकी भर भर के वेक्टर क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, बेसिक बेसिक आप क्लास 11th की लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, वेक्टर तो भैया, वेक्टर पे तो कमांड कर ही लेना, इतना मैं आपको सफिशिएंट यहाँ पे करा दूंगा, इस लेक्चर में करा दूंगा। अगर इस लेक्चर के बाद भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप जाके 11th क्लास देखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जब भी वेक्टर के बारे में सुनो, किसी भी क्वांटिटी को सुनो कि यार वेक्टर है, वेक्टर सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। क्या बेटा? वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर का एक क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड होगा, और साथ ही उसकी क्या होगी? एक डायरेक्शन होगी। साथ ही उसकी क्या होगी? एक डायरेक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर हमने लिखा था एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इस फोर्स वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है
ऐसे लिखो, या फिर सिंपल आप एफ लिख दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, एफ, एफ के ऊपर कैप, मतलब जो भी क्वांटिटी का आप लिख रहे हो, जैसे फोर्स के लिए एफ यूज किया जाता है तो एफ कैप, मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए पी यूज किया जाएगा, पी कैप। क्लियर। तो ये जो फोर्स वेक्टर था, दिस रिप्रेजेंट फोर्स वेक्टर। अब फोर्स वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड इसका इनटू इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, फोर्स वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे चेक करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे चेक करते हैं। पहली बात, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता क्या है ना, कैसे मेजर करते हैं। याद रखना, कभी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल निकाला जाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब स्कूल में हमें नहीं पता आपको कैसे कराया, टेल को टेल से जोड़ दो, हेड को हेड से जोड़ दो, हेड को टेल से जोड़ दो, है ना, ऐसे करके कराया होगा। कुछ नहीं, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन देखो आप। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है बेटा, क्या होता है, एंगल होता है। किसके बीच में, वेक्टर। वेक्टर, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है यहाँ पे, कि वेक्टर का एडिशन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एंगल पे। अब क्यों पढ़ा रहा हूँ एंगल, क्योंकि अगर आपको एंगल ही नहीं पता लगा कि कौन सा है तो आप कैसे ऐड करोगे वेक्टर को। समझ आई बात। ठीक है, जैसे एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर ये, और एक वेक्टर ये, मतलब मिलके इन्होंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, मिलके इन्होंने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ए बी सी। ए की डायरेक्शन ये है, बी इधर है, सी इधर है। ठीक है, क्लियर है। इनके बीच में एंगल बनाओ, इनके बीच में एंगल बनाओ जल्दी से अपनी कॉपी पे। यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, बी और सी के बीच में कौन सा है, मतलब ए सी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल है ना। एंगल बनाओ, यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, कौन सा आपका एंगल ठीक है। चलो, चलो भाई बहुत बढ़िया, आपने बना लिया होगा। अब चेक कर लेते हैं, है ना। हमने पूछा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो उनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर मान लो ये एक वेक्टर है ये, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये रही। इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है ना। इनके बीच में एंगल ये होगा बेटा, दोनों की डायरेक्शन देखो आप, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला एंगल नहीं है। डायरेक्शन के बीच का एंगल, डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बनाओ, ये एंगल बनेगा। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, इनके बीच में एंगल ये बनेगा। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल ये बनेगा। क्लियर है। नहीं समझ आया तो भी देखो, एक बार और देख लो। वैसे ये सारा का सारा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। एक ये है,
एक ये है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, डायरेक्शन ये रही। इसकी डायरेक्शन ये रही, है ना। तो डायरेक्शन के बीच में, दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है। सर दोनों डायरेक्शन के बीच में तो एंगल ये भी बन रहा है भाई। इसकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन के बीच में एक ये और एक ये, पूरा ये बड़े वाला एंगल भी बन रहा है सर। ठीक है, आपको ये वाला एंगल नहीं लेना, ये वाला एंगल सही है। क्यों, ग्रीन वाला क्यों सही है सर? डायरेक्शन में तो वो भी एंगल है, एंगल हमें हमेशा 180 से छोटा लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑल एंगल्स शुड बी लेस देन 180। 180 से आपके क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे एक और बना के देख लेते हैं। एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर है इधर। तो इनका अब एंगल बताओ क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट करो अपनी नोटबुक में कि यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर देखते हैं। ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है ना। रेड वाला जो वेक्टर था वो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। एंगल क्या बना, ये एंगल बना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ओ सॉरी ये एंगल नहीं, इसकी डायरेक्शन, वाइट वाले की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे है, आगे जा रहा है। तो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे चेक किया जाता है। नहीं समझ आया तो देख लेना। अच्छा, अब एक आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स में नहीं पढ़ाऊंगा सारे यहाँ पे क्योंकि हमें ज़्यादा काम नहीं है टाइप्स में। हम सिर्फ पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है बेटा यूनिट वेक्टर। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा बहुत तेज तेज चल रहे हो सर, बेटा 11th क्लास का है। ठीक है, आता भी है बहुत बच्चों को, जिसको आता है स्किप करो। ठीक है, मैं तो देखने के लिए भी नहीं कह रहा भैया, जिसको आता है ना स्किप कर दो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। और डायरेक्शन भी क्या होगी, फिक्स होगी। डायरेक्शन भी क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब सिंपल सिंपल आपको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर जो है ना वो क्या चीज होते हैं, किस लिए बनाए गए हैं। यूनिट वेक्टर बेटा आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे, कितने यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं? ठीक है, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स वी कैन हैव। हाउ मैनी, अभी होते क्या हैं वो तो हम देख ही लेंगे बेसिक। देखो, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स वी कैन हैव, हमारे पास कितने वेक्टर्स हो सकते हैं। आंसर आया होगा 3, है ना बेटा, इनफाइनाइट। वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स। कैसे, ऐसा कैसे सर? भैया यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके मन में क्या आया होगा आंसर, 3 आया होगा, आई कैप जे कैप के कैप, है ना। बेटा क्या सिर्फ 3 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक्स वाई जेड? आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आप जैसे ही खड़े हो, है ना, आप अपना गर्दन कहीं पे भी हिलाओ,
ये सारी की सारी क्या है, डायरेक्शन बन रही है। इनके बीच में भी पता नहीं कितनी बनेंगी, जितनी डायरेक्शन उतने यूनिट वेक्टर। अभी तो यहाँ पे बहुत कम बन रहे हैं, जितनी डायरेक्शन उतने यूनिट वेक्टर हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। तो हर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। अब फिर बात आ जाते हैं सर जो हमारे दिमाग में आया था, है ना, हमारे दिमाग में जो ये आया, फिर ये क्या है भैया, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, उनको, वो भी तो एक क्या है, एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये भी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको भी हमने छोटे छोटे चंक्स में क्या कर दिया, बांट दिया। ये हर एक यूनिट का क्या दिखा रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 को एक्स डायरेक्शन को हमने आई कैप में डिवाइड कर दिया, एक्स डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, आई कैप में डिवाइड कर दिया। मींस जो आई कैप है, जैसे अभी तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आए थे, आप पॉइंट लिखते थे 3,2, है ना, 3,2। इसका क्या मतलब होता था, पहले मैंने 3 लिखा है तो मतलब ये एक्स में मुझे 3 कदम चलने हैं। अब मैंने उसी चीज को क्या बोल दिया, आई कैप बोल दिया, उस चीज को क्या बोल दिया, आई कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मीन्स ये 1 यूनिट चलना है, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चल लो। ऐसे ही वाई को भी कट कर दिया, किसमें, जे कैप में। जे कैप हमने नाम रख दिया वाई कैप के लिए, 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। और ऐसे ही जेड को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे 1 1 यूनिट में, जिसका नाम, हर एक यूनिट का नाम हमने क्या लिख दिया, के कैप। दिस इज 1 यूनिट ऑन जेड एक्सिस। तो जो हमारा ये तरीका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने का, अब हमने क्या किया, मैंने आपको लिख दिया 3 आई कैप। ठीक है, मैंने आपको क्या बोल दिया, 3 आई कैप। अब अगर मैं ऐसा बोलता, फर्क देखना, अगर मैं बोलता भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ओरिजिन पे खड़े हो और आपको 3 पॉइंट्स चलने हैं, क्या चलना है, 3 चलना है, तो आप कहाँ चलते हैं, 3 एक्स में भी जा सकते थे, वाई में भी जा सकते थे, जेड में भी जा सकते थे, है ना। अब मैंने बोला मूव 3 आई कैप, कहाँ चलो आप, 3 आई कैप। अब मैंने आई कैप बोल दिया, अब आपको ये पता है भैया आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप कहाँ पे, एक्स एक्सिस में होता है। तो मतलब मैं 3 कदम चलूँगा, 3 मूव्स चलूँगा, कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स में कितना है, 3 है। तो जैसे हमने ये रिप्रेजेंट किया 3,2, इसको अब मैं कैसे लिखता, 3 आई कैप 2 जे कैप, 3 आई कैप 2 जे कैप। क्लियर। अगर कोई पॉइंट था 2,4,5, 2 एक्स में, 4 वाई में, 5 जेड में, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ 3 जो हमारी मेजर डायरेक्शंस होती हैं, जिनसे हम पूरा का पूरा मैथमेटिकल वर्ल्ड को समझते हैं, है ना, जिसे आप क्या कहते हो, रेक्टेंगुलर सिस्टम, जिसे आप क्या कहते हो, रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्लेन में एक रेक्टेंगल बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स वी कैन हैव, तो ये हमारे जो होते हैं, इन्हें हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, या सिंपली यूनिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लास 11th में आता है कि हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स वी कैन हैव। देखो, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन कितनी हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है भैया बहुत सारी, डायरेक्शन हो सकती है बहुत सारी, बहुत सारी कितनी सर, इनफाइनाइट। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर भी कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन बतानी है, ठीक है, किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन बतानी है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में देखो, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, क्लास 10th में, है ना, ये हमने किया है कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, ए कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,4। इसका क्या मतलब है भैया, 3 कदम एक्स में चलो, 4 कदम वाई में चलो। अगर आप 3 कदम एक्स में जाओगे, 4 कदम वाई में जाओगे, तो आप किस पॉइंट पे पहुंच जाओगे? ए पे पहुंच जाओगे, है ना। ये ए की क्या बता रहा था? पोजीशन बता रहा था। ए की क्या बता रहा था? पोजीशन बता रहा था। अब ऐसे ही इसी सिस्टम को, इसी पॉइंट को 3,4 मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा? देखो, पोजीशन कहां से मापी जाती है हमेशा? आपने इसकी ये जो पोजीशन मापी 3 कदम एक्स में, 3 कदम कहाँ से मापे? इस ओरिजिन से मापे ना। 3 कदम कहाँ से मापे? ओरिजिन से मापे। वेरी गुड। तो ओरिजिन से ही हम क्या बताएंगे? पोजीशन बताते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की खास बात ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें किसी की भी पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक। अब इसकी पोजीशन, ओ, अभी आपने सीखा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एरो से। ये इसके लिए क्या बन गया? ये जो ओ ए बना, ये इसका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर। ओ ए को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी 3 कदम किस में है? एक्स में। एक्स के लिए क्या यूज करते हैं? आई कैप, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। सर ये प्लस का साइन क्यों आ गया है भैया? एक साथ चलना है ना, 3 और y। अब क्यों आ गया? देखो मैं बताता हूँ। अभी हमने बात की कि आप 3 कदम एक्स में चल रहे हो, 4 कदम वाई में चल रहे हो, ओवरऑल आप इस रास्ते पे जा रहे हो, ग्रीन वाले रास्ते पे अगर जा रहे हो, आपने कितना चला? आपने कितना चला, है ना। वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये 3 आया, ये लेंथ, मतलब ये 3 पे आएगा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 3 होगी, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी? 4 होगी। तो पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और अब उस चीज़ को अगर हमें वेक्टर में लिखना है तो हम वेक्टर में प्लस का साइन यूज़ करके लिखते हैं, ठीक है। प्लस का साइन क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या थे? प्लस में ही थे। दोनों क्या थे? प्लस में ही थे, क्लियर है। इसलिए सर माइनस में होते तो, अगर ऐसा होता, ये पॉइंट यहाँ पे होता 3 - 4, तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए कैसे लिखता? 3 i कैप -4 j कैप, ठीक है, क्योंकि जे कैप में अब मुझे नीचे की तरफ चलना है। पॉजिटिव क्या बता रहा था? ऊपर की तरफ चलना है। और ये प्लस दोनों आपस में क्यों किए जाते हैं? अभी आप वैल्यू निकालना सीखोगे भैया। ये आपने ओवरऑल पाइथागोरस से निकाला, कितना चला? 5 चला। तो यहाँ से भी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला बनेगा आगे, ठीक है, जो आप ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो ये करते हो ना, उस चीज़ के लिए। सिंपल, अभी इतना समझो। तो ओ ए वेक्टर क्या हो गया मेरा? 3 i कैप 4 j कैप। ऐसे ही बेटा आपको 3 डायमेंशन में भी दे सकते थे, ठीक है, ऐसे ही आपको 3 डायमेंशन में भी दे सकते थे। जैसे तो ये एक पॉइंट है ए 2,3,4 पे, 2,3,4 पे। तो इसका, अब ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड कैप, जेड एक्सिस। ओ ए ये क्या बनेगा? इसका एक पोजीशन वेक्टर बनेगा। ओ ए क्या है? पोजीशन वेक्टर।
ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर है तो इसका बेटा एक डायरेक्शन भी होगी और एक मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, ओ ए, और ये मॉडुलस का साइन लगाएंगे। इनटू डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, ओ ए कैप। डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, ओ ए कैप। क्लियर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये वाला पार्ट क्या है मेरा मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा डायरेक्शन, और ये मेरा क्या हो गया वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ओ ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, देखो आई कैप, इसका वेक्टर, सॉरी पहले वेक्टर लिख लें। वेक्टर क्या है ये, ओ ए इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, वेक्टर मेरा ये बनेगा। अब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, देखो लिखने को इसको ऐसे लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये सेम सेम वैसा ही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0,0,0। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था पोजीशन वेक्टर हमेशा ही कहाँ से मापते हैं, हम ओरिजिन से मापते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो जितना भी आपका मैग्नीट्यूड है, जितना भी नंबर है आई कैप जे कैप में, उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, 16, 9, 25, 25 और ये कितना आ जाएगा, √29, √29। ये तो क्या आ गया इसका, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, जो ओ ए वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मेरा कितना आया, √29, √29। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन क्या होती है, ओ ए कैप। अब आप बताओ ऊपर वाले इस रिलेशन से, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा निकल चुका है। ओ ए कैप इस रिलेशन से, ओ ए कैप कैसे निकलेगी, ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कभी भी किसी भी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए। ओ ए के अलोंग में यूनिट वेक्टर कितना है। ठीक है, जैसे हमने बेटा फोर्स वेक्टर पढ़ा था ना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एफ कैप डायरेक्शन। तो एफ कैप यहाँ से क्या निकल जाएगी, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन 2 3 बार रिवाइज कर लो, 1 2 बार दोबारा देख लो। ठीक है, रिवाइंड करके देखो, आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी जो जो चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, वैसे तो वेक्टर पढ़ने में भाई 2 दिन लग जाते हैं, 2 क्लासेस लग जाती हैं 1.5 1.5 घंटे की। ठीक है, 3 घंटे लग जाते हैं वेक्टर वेक्टर पढ़ने में, 3 से 4 भी लग जाते हैं। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगाना, हमें जो क्लास 12th में चाहिए हम वो कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। वेक्टर क्या था बेटा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। मैग्नीट्यूड क्या था इसका, √29, √29। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये 1 ही आएगी, आप करके देख लेना चाहे। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना,
ये क्या हमने क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, ये 1 ही आएगा। ठीक है, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सिंपल सिंपल सी बात, यहाँ पे हमने क्या सीखा, पोजीशन वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर के लिए अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड पे, तो ओ ए क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा। ओरिजिन से हमेशा मापा जाएगा पोजीशन वेक्टर। लिखा कैसे जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, वेक्टर ओ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। तो वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो कैसे आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी समरी थी पोजीशन वेक्टर की। क्लियर है, कभी भी हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो। लेकिन अब एक मजे की बात, हम हमेशा ओरिजिन से तो नहीं मापेंगे यार, है ना। हम हमेशा ओरिजिन से तो नहीं मापेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, देखो, आप मान लो पहले ओरिजिन से गए, ए पॉइंट पे खड़े हुए, ए था मान लो 2,3,4। ठीक है, अब आपने क्या किया, मेरा सैर करने का मन कर रहा है, मैं ए से चला गया बी पे। अब आपके पास दो तरीके थे, या तो सीधा सीधा ए से बी पे जाओ, या आप क्या करते, वापस आते ओ पे, ओ से कहाँ जाते, बी पे जाते। मीन्स आपने पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर आप यहाँ से यहाँ पे गए। ओ ए पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, ओ बी पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट का। लेकिन अब अगर मेरे को ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है इनिशियल। अब सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैं ए से बी पे गया, बी मेरा फाइनल पॉइंट है, बी क्या है, मेरा फाइनल पॉइंट। तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या होता है, हेड होता है ना, एरो वाला जो होता है। तो ये, अब यहाँ पे तीन चीज़ें आपको क्या ध्यान देनी है, ओ ए क्या है, ओ ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ए बी क्या है, ए बी को मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं, क्या ए बी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आप इसको सर खाली पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर की अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से मापा जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ए और बी के बीच में माप रहे हो। ठीक है, आप खाली इसको पोजीशन वेक्टर नहीं लिखोगे। तो फिर ये क्या है सर, ये क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है, ए और बी में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया नहीं, बी की कुछ वैल्यू ले लो, मान लो 3, 4, 6, कोई भी हमने रैंडम वैल्यू ले ली। तो बी क्या, ए बी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
या फिर आप इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि खाली पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकते। पोजीशन वेक्टर किसकी पोजीशन पे जा रहे हो, बी की, ऑफ बी। कहां से माप रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू ए, ए से माप रहे हो, ओरिजिन से नहीं माप रहे। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ओ ए निकालना आता है, ओ बी निकालना आता है, ये सब चीजें आपको निकालनी आती है ना। अब ए बी कैसे निकालेंगे, नाउ कम टू ए बी। ए बी क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए बी बी कैसे निकलेगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल आप कहां पे पहुंचे, बी पे। तो बी तक का जो पॉइंट है, बी के ये जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं बेटा, ये कहां से दिए जाते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो आपको कोऑर्डिनेट 3 4 6 लिखा है, ये 3 4 6 मेरा ए के रिस्पेक्ट में है या ओ के रिस्पेक्ट में है। सर ये 3 4 6 तो ओ के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि सारे डिस्टेंस तो हम ओरिजिन से ही मापते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे, है ना। तो अगर ये ओ के रिस्पेक्ट में है तो इसको तो मैं ओ बी वेक्टर लिख सकता हूँ, फाइनल जो बी पॉइंट पे है। और इनिशियल वेक्टर को मैं ओ ए वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 3 4, ये भी तो हमने ओरिजिन से ही मापे हैं, जो 0 0 0 है। ठीक है, ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ओ ए वेक्टर। अब ये लिखना आता है, ओ बी वेक्टर क्या बनेगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 4 k कैप। तो ए बी वेक्टर मेरा कितना आ गया, 3। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये सिंपल है, बच्चे इसमें डर जाते हैं भैया, जैसे एक्स में से एक्स माइनस करते थे वैसे ही करना है इसको भी। ठीक है, क्या था, 3 - 2 i कैप प्लस 4 - 3 j कैप प्लस क्या था, 6 माइनस वो क्या था, 2 3 4 4 k कैप। तो कितना आया, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। ये मेरा आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी ये क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, जो सर कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 5 6 √6। सर इसकी एक डायरेक्शन होगी ए बी कैप, जो कैसे निकलेगी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। सर वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या है, √6। तो ये क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये क्या आ गई आपके पास, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताओ तीनों चीजें आपकी क्लियर हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी चीज का आज हमें यूज भी करना है जब हम वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉ कह रहा हूँ, हाँ, जो कूलम लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक, बट अभी सर आपने ये तो बताया नहीं कि हम ऐड कैसे करते हैं, है ना। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन के लिए पहला आता है हमारे पास ट्राइंगल लॉ।
ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अगर वेक्टर ऑर्डर में है, मान लो ए वेक्टर, फिर एक है बी वेक्टर, ठीक, ये ऐसे है ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ए। अगर ऐसे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अब इनकी एंगल क्या होगा, इनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा ये क्या है, थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड पी, एंगल बिटवीन देयर वेक्टर। चलो, अब इनका ऐड करके क्या आएगा, ऐड करके फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसको थोड़ा डार्क बनाते हैं, ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब सर, जो ए और बी को ऐड करके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना यार, ए और बी को ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखोगे, जैसे 2+5 को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक नंबर आता है जो होता है 7, ऐसे ही ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब तुम ऐड करोगे यहाँ पे एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लो यही कहता था, अगर वेक्टर्स ऑर्डर में हैं, ऑर्डर में मतलब एक के बाद एक है, ठीक, एक के बाद एक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, मतलब आइडियली ए ऐसे जा रहा था, बी ऐसे जा रहा था, तो रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए, सी ऐसे आना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए स्क्वेयर, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, प्लस बी स्क्वेयर, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन क्या होती है, ये एंगल से अल्फा आपका क्या बता रहा है, डायरेक्शन, अल्फा आपकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, तो यहां से अल्फा निकाल सकते हो आप, tan इनवर्स ऑफ दिस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, ए वेक्टर से, डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, ए वेक्टर से। सर डेरिवेशन, डेरिवेशन आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वेक्टर आपको किसी हाल में यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस पता होना चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए, लॉज के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली क्या है, हमारा पैरेललोग्राम लॉ भी है, ठीक है, रिजल्ट दोनों के क्या है, सेम है, रिजल्ट दोनों के क्या है, सेम है। अगर मैं इसी स्लाइड को कॉपी कर दूं यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें हम, पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में हमारा चेंज क्या बनता है बेटा, ये जो बी वेक्टर है, ठीक है, बी जो ये वेक्टर है वो ऐसे होगा, इस बार ये होगा हमारा बी वेक्टर, ए और बी ऑर्डर में नहीं होंगे, तो यहां से इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों की मदद से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक, और थीटा हमारा इस बार कहाँ होगा, यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, थीटा। इन दोनों की मदद से हम क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ये आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट, सारा ही मिट गया ये तो, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट की वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन सब कुछ सेम आएगी, लेकिन लगाने का तरीका अलग है। ठीक है, लगाने का तरीका अलग है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। रिजल्ट बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना, मतलब एक ही रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है। ठीक, चलो ये बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर हमारे दो इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, अगर हमारे दो वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल का मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे एक ये वेक्टर है पी वेक्टर, और एक ये वेक्टर है पी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। तो इसको मैं रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अब ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है तो पैरेललोग्राम लो। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। क्लियर? इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। ठीक, और दोनों के दोनों किस किस एंगल पे हैं, केसेस फर्स्ट, उनके बीच का एंगल जीरो है, तो रिजल्टेंट क्या आता है? तो टेबल बना देता हूं मैं यहाँ पे, एंगल और रिजल्टेंट। एंगल अगर ज़ीरो है, थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, डबल हो जाएगा, 2p। मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड p है हमारा, दो वेक्टर्स का, दोनों वेक्टर्स का। अगर उन दोनों के बीच में एंगल है हमारा 60 डिग्री का, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स क्या हो जाएगा, p। ठीक है, इसको p को बाद पहले लिखते हैं, नहीं p पे भी आप रूट लगा दोगे, p√3। अगर एंगल है हमारा 90 डिग्री का, तो वो हो जाएगा बेटा p√2। अगर एंगल है हमारा 120 डिग्री का, वो हो जाएगा p। रिजल्टेंट अगर एंगल है हमारा 180 डिग्री का और इक्वल वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, जैसे अब मैं केसेस बना देता हूँ। एक वेक्टर ये है 2 न्यूटन, एक वेक्टर ये है 2 न्यूटन, दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, एंगल इनके बीच में क्या है, ज़ीरो है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होएगा, 2p। और p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, तो 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन। और डायरेक्शन भी सेम रहेगी जिस डायरेक्शन में ये है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता था, अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे हैं, एक ये वेक्टर हो गया 2 न्यूटन, और एक ये वेक्टर हो गया हमारा 2 न्यूटन, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इन दो क्या है, 60 डिग्री पे हैं, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, p√3। p की वैल्यू क्या है, 2√3। और रिजल्टेंट हमेशा बीच में से जाएगा, ये एंगल 60 था, तो ये एंगल कितना बनेगा, रिजल्टेंट का एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा, 30 डिग्री पे। नेक्स्ट था हमारा, अगर दो वेक्टर हमारे 90 डिग्री पे हैं, ये भी 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, ये 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री इनका कंप्लीट करो पैरेललोग्राम, और रिजल्टेंट निकालोगे बिल्कुल 45 डिग्री से पास करेगा। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे p√2, तो मतलब p की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2√2 न्यूटन इसका आंसर आएगा। और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 45 डिग्री, एंगल कितना होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, दो वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स, देखो 11th का भी आप रिवाइज करोगे ना तब भी मैं यही कराऊंगा, चाहे आप लगा के देख लेना, करेंगे उसमें भी हम यही। ठीक है, 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो भैया इनका अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये इनका एक रिजल्टेंट आएगा। इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होंगे तो P ही आएगा, मतलब 2 न्यूटन ही इसका आंसर आएगा। और ये दोनों से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगा 60, बीच में से जाएगा हमेशा। ठीक है, बीच में से जाएगा। और लास्ट क्या था हमारा, अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पे हो, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, ठीक है, ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना 180 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा 0। अरे रिजल्टेंट 0 है तो कहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं पानी पीने के लिए, आप भी पानी वानी पियो। ठीक है, लगभग लगभग 1 घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए। तो अब मैं आपको ये पूरा का पूरा क्लास 11th का रिवीजन था वेक्टर्स का। ठीक है, वेक्टर्स कंप्लीट हो गया है, जितना आपको चाहिए इतने की ही आप बार बार रिवाइज कर लो। क्लास 11th उठाने की जरूरत नहीं है, जो ये हमने 1 घंटा पढ़ा है वेक्टर, इसको आप बार बार रिवाइज कर लो, बस उतना ही वेक्टर आपको चाहिए। ठीक है, चलो मैं पानी पी लेता हूँ और उसके बाद क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो जी, पानी वानी पी लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 11th। तो अब स्टार्ट हुई है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमें कूलम्स लॉ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर्स बनाते हैं भाई। मान लेते हैं कोई एक चार्ज है ये Q1 और एक ये चार्ज है Q2। ठीक है, Q1 ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये तो इनके पोजीशन वेक्टर हो गए कि Q1 है ओरिजिन से R डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे है, और Q2 जो है Q2 चार्ज ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है। अब दोनों के दोनों ही पॉजिटिव नेचर के मुझे लग रहे हैं, कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ, तो दोनों का नेचर क्या है सेम है, और वो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा, है ना, जिसे हमने ग्रीन से डिनोट करा। ये क्या है, ये क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी R2 वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। बोलो इतनी चीज क्लियर है अभी। ठीक है, अरे अभी तो किया था डिस्प्लेसमेंट वाले में, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमने यही तो बनाया था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है Q1 Q2 के बीच का। चलो अब दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये एक दूसरे पे क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, और कैसा फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। ये इधर लगेगा F21, इसको कैसे लिखते हैं, F21 मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन। और इतना ही फोर्स ऐसे ही सेकंड वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा F12। ठीक है, और ये फोर्स हैं, फोर्स भी क्या होगा, ये वेक्टर होंगे। तो पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या समझ आया, R1, चलो पहले ऐसे लिखते हैं, दिस इज F12। F12 रीड कैसे किया जाता है,
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। क्लियर है? ठीक है। और R2 माइनस R1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q1 Q2, या डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या है? सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 बीच के चार्जेस का डिस्टेंस है। चलो भाई, अच्छा अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि भाई Q1 Q2 एक दूसरे पे जो चार्ज फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स क्या होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करता है ना, और एक्शन रिएक्शन पेयर सेम होते हैं। अब वो चीज भी आपकी यहाँ से प्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखो हम निकालते हैं F12। F12 वेक्टर, अब ये वेक्टर है, वेक्टर की एक क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगा, और एक इसकी डायरेक्शन होगी। F12 कैप। क्लियर? अब इस F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। ये क्या है? वेक्टर है। R2 माइनस R1 क्या है? वेक्टर है। इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, चलो मैं उसी पेज पे लिखता हूं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? R2 माइनस R1 मॉडुलस, देखो R2 माइनस R1 क्या है? वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? R2 माइनस R1 का मॉडुलस। अब जो भी अगर मुझे R2 के R1 के कोऑर्डिनेट्स दिए होते तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता, जैसे ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला था, है ना, वैसे ही हम निकाल लेते। क्लियर? अब इस F12 की डायरेक्शन क्या है? F12 की डायरेक्शन क्या है? देखो डायरेक्शन क्या है, देखो F12 इस साइड लग रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इस साइड है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट है ना, तो मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, डायरेक्शन ऑफ F12 इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारा? R2 माइनस R1। और ऑपोजिट के लिए, ऑपोजिट का मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। तो ये आ गई हमारी F12 की डायरेक्शन। तो मेरा F12 मैं ओवरऑल कंप्लीट करके F12 वेक्टर क्या लिख सकता हूं? K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड।
बताओ क्लियर है। और ये किसके साथ था, माइनस साइन के साथ था। तो ये माइनस साइन अगर मैं बाहर ले लूँ, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। ये मेरा आ गया F12, ये मेरा क्या आ गया, F12। और सिमिलरली F21 भी आ जाएगा। F21 क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों भैया, ये नेगेटिव साइन किसके कारण आया, डायरेक्शन के कारण आया। F21 की डायरेक्शन देखो, F21 की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वाली ही है, यहाँ पे ओपोजिट नहीं है ना। ओपोजिट नहीं है तो ओपोजिट के कारण जो माइनस साइन आया था वो नहीं आएगा। सिंपल, क्लियर। तो बहुत बढ़िया। F21 को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 इंटू R2 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, क्यूब। ये हमारे F12 और F21 आ गए। यहाँ से मुझे ये भी देखने को मिला कि F21 इज माइनस ऑफ F12, है ना। जो हमने प्रॉपर्टीज में लिखा था कि ये क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लास 11th में यही पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, F12 F21 के बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये था बेटा आपका वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की। अब इसी पे, ठीक है, इसी पे एक छोटा सा, ये एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। और ये होमवर्क आप मेरे को चेक कराओगे, कहाँ पे चेक कराओगे, टेलीग्राम पे। ठीक है, ये होमवर्क आप मेरे को कहाँ पे चेक कराओगे बेटा, टेलीग्राम पे चेक कराओगे। क्लियर। और कराने का मतलब कराना है, ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम पे चेक ही ना कराओ। जिसको डाउट है डाउट लिख के भेज देना, सर मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल बेसिक से जाना, रिवाइज करना आज की क्लास, जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे करते जाओ और आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, आई प्रोमिस। नहीं हुआ अपने सॉल्यूशन भी भेजना मेरे को टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे भेजो डाउट सेशन में, फिर हम देखते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो यार, तुम जब से कूलम्स लॉ पढ़ रहे हो तब से दो ही चार्जेस की बात कर रहे हो। क्या यूनिवर्स के अंदर दो ही चार्जेस हैं क्या हमारे पास, नहीं ना, बहुत सारे चार्जेस हैं यार। तो जब भी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो उनके कारण नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है ये बताता है। मान लो एक चार्ज है Q0, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q1 Q2 Q3, चलो तीन चार्जेस बहुत हैं। इनके इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसके बीच का डिस्टेंस R2, इसके बीच का डिस्टेंस R3। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स इस पे क्या होगा। तो अब बेटा देखो, Q1 के ऊपर सॉरी Q0 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। तो जो F नेट होगा वो फर्स्ट वाले चार्ज के कारण भी होगा, सेकंड वाले चार्ज के कारण भी होगा, और थर्ड वाले चार्ज के कारण भी होगा। और ऐसे ही जितने भी फोर्सेस होते उन्हीं सभी के कारण हम निकाल सकते थे। तो जो F नेट है वो वेक्टर सम है इंडिविजुअल फोर्सेस का। देखो, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सिंपल सी बात है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको क्या कर दो, सम कर दो। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि सर, दिक्कत हमारे पास ये है कि हमारा जो
फोर्स होता है ना एफ, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो सीधे सीधे ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे जो सम होगा, समेशन जो होगा, ये एक वेक्टर सम होगा, ये एक वेक्टर सम होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज होता ना, खाली चार्ज होता तो सिंपल सिंपल ऐड कर देते, लेकिन चार्ज के ऊपर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्लियर। F1 अगर मैं और ज़्यादा निकाल के बताऊं भाई आपको, तो ऐसे कर सकते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो K Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही F2 आ जाएगा, ऐसे ही F3 आ जाएगा। और डायरेक्शन तो एंगल के हिसाब से जुड़ेगी। अभी यहाँ पे हमें एंगल नहीं दिए हुए हैं, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शन के लिए आपको एंगल पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, अब इस चार्ज पे ये देखो, अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा Q0 रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा Q1 रखा हुआ है, और यहाँ पे कहीं पे Q2 रखा हुआ है, जो Q1 के Q0 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। क्या Q2 की प्रेजेंस Q1 और Q0 के चार्ज को अफेक्ट करेगी? विल कैसे लिखें इसको, इज द प्रेजेंस ऑफ Q2 affects the force between Q1 and Q2। ठीक है, क्या इसको ये अफेक्ट करेगी, बताओ। मतलब Q1 और Q2 के बीच में यार कोई फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 के बीच में कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मान लो ये क्या होगा, F1O, और ये क्या होगा, FO1, है ना, ऐसे हमने लगा लिया। क्या इस FO1 और F1O के को अफेक्ट करेगा ये, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, नहीं भैया, जो इन दोनों के बीच में फोर्स है ना, वो आप कैसे लिख रहे हो, F1O की वैल्यू आपने कैसे लिखी, Q1QO अपॉन आर स्क्वेयर, R1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो बेटा ये जो फोर्स है, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, और इनके मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों के चार्ज को Q2 नहीं छेड़ रहा, मीडियम को भी Q2 तंग नहीं कर रहा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी Q2 के कारण कोई परेशानी नहीं हुई। तो Q2 ने इन दोनों के इंडिविजुअल चार्ज को कोई छेड़छाड़ नहीं की। अफेक्ट किसको करेगा, Q2 विल अफेक्ट नेट चार्ज ऑन Q0। ठीक है, अगर यहां पे आप Q2 ना लो, तो F0 पे खाली चार्ज किसके कारण होगा, Q1 के कारण। Q2 के कारण क्या होगा, वो नेट चार्ज Q0 पे चेंज हो जाएगा। नो, बट Q2 will affect net charge on Q0। Q0 पे नेट चार्ज को तो ये अफेक्ट करेगा बेटा, लेकिन Q1 Q0 के बीच के चार्ज को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो, है मजा आ रहा है, क्लियर है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई, क्लियर है। ठीक है, किसको इफेक्ट नहीं करेगा, इन दोनों के बीच के आपस वाले चार्ज को, इन दोनों के अपने लेन देन को तो ये कुछ नहीं छेड़ेगा, लेकिन हाँ, ठीक है, जो कर्जा पूरा का पूरा Q0 पे होगा, वो तो इसके कारण भी होगा ना भाई, इसने भी पैसे दिए हुए हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, समझे, बहुत बढ़िया। ये बहुत ज़्यादा, ये इस स्लाइड पे ना, मतलब स्टार मार्क कर लेना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनते हैं। फिजिक्स में डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो सकता है आपको इतना ज़्यादा तंग ना करे CBSE में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपकी हालत ख़राब करने वाले हैं, और पेपर देख ही रहे हो कैसा आ रहा है ना।
तो चलते हैं हमने, अरे ये क्या, अरे क्वेश्चन आ गया। चलो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, रीड करते हैं। थ्री चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल, फाइंड द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर। क्या कह रहा है भैया, ऐसे क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने कहाँ किए हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में किए हैं। देखो ये कह रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पे या वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, कितना, क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है एल, ये भी एल और ये भी एल। कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर। आप इनमें से किसी एक को पकड़ लो, सब पे कॉर्नर, सारे ही कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तो किसी भी एक को बेटा पकड़ लो और उस पे चार्ज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अरे ये कलर कौन सा आ गया, मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है। मैं इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करता हूं, क्लियर। तो मेरी आंखें अब इस पे हैं, इसको देख रही हैं कि मैं इस पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये तो बस आपको दिखाने के लिए कि मैं इस वाले चार्ज की बात करूंगा, जिसको हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। चलो अब इस पे दोनों भैया दोनों के दोनों ही फोर्स लगाएंगे। एक इस चार्ज का कलर ही चेंज कर देते हैं, बात ही खत्म। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों सेम नेचर के हैं, रिपेल करेगा। एफ वैल्यू कितनी आएगी, के Q1 Q2 अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। ये व्हाइट वाला भी चार्ज लगाएगा इस पे फोर्स, कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा। सर आपको कैसे पता ऐसे लगाएगा, इसको हटा के हम यहाँ लिखते हैं। सर आपको कैसे पता ऐसे लगाएगा ये, क्यों भाई, प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ा कि लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता है। कैसे और बना दिया, क्या और बनाओगे, एंगल गलत हो जाएगा, और एंगल गलत हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। यही फैक्टर का यही वेक्टर का पंगा होता है, ठीक है। फंबल करने लग गया हूँ लेक्चर लेते लेते। तो जो आपने 11th में जिस बच्चे ने पढ़े हैं वेक्टर सोल्व करना, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़े तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, हर एक चीज समझाता जाऊंगा, हर एक स्टेप समझाता जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये चार्ज ऐसे क्यों नहीं बना दिया, मैंने ये वाला फोर्स भी ऐसे क्यों नहीं बना दिया है भैया, लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है, प्रॉपर्टी पड़ी थी, है ना, वो इसी काम के लिए पड़ी थी, क्योंकि फोर्स आगे बनाने आएगा। ये लो जी, ऐसे लगा एफ, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, के, अरे Q1 Q2 लिखा है यहाँ पे, Q और Q ही है, तो Q और Q क्या बन जाएंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा वो तो। Q इंटू क्यू क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर। और यहाँ पे भी Q इंटू क्यू क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर। अब दो वेक्टर देखो सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इनके बीच का एंगल क्या होगा सर। ये तो दो वेक्टर आए इस पॉइंट पे, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, चलो एक वेक्टर हमारा ऐसे लग रहा है, कलर कोड अपना संभाल के ही रखते हैं, है ना। और एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, इक्वल है। इनके बीच का अगर एंगल पता चल जाए, इनके बीच का एंगल अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं तो इनको जोड़ दूंगा, है ना, मैं इनको अच्छे से जोड़ देंगे हम, क्लियर। तो इनके बीच का एंगल क्या है, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना हुआ 60। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे, इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इधर आएगा, और एफ नेट इनका इधर आएगा, डायरेक्शन भी पता लग गई। एफ नेट इसकी वैल्यू क्या होगी, दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे, तो F√3, और F की वैल्यू क्या डाल दो, ये है K
क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर इंटू √3। आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है। बट एक बात बता देता हूँ बेटा, आपको ऐसे नहीं करके आना है। मतलब ये तो छोटा तरीका था, ये तो जल्दी एमसीक्यू में आंसर मार्क करने का, जेई में आंसर मार्क करने का तरीका है ये। ठीक है, अगर आपके पास सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप थियोरेटिकली इसको सोल्व करोगे। इसको चार्ज 1 मान लो, ठीक है, इसको मतलब F1 मान लो और इसको F2 मान लो। ठीक है, फोर्स F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। F2 जो होगा वो भी क्या होगा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। तो F नेट क्या आएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 60। ठीक है, तो वैल्यू डालोगे और सोल्व करके आओगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, सीबीएसई में ऐसे चलना है, तो कलर से लिखना पड़ेगा अच्छे से ताकि आपको चमके। सीबीएसई में वो वाला मेथड मत लगाया ना भाई, फिर कभी कहो कि क्या हो गया सर, नंबर तो आए नहीं, आपने क्या कराया था। तो यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर अपॉन L2 का होल स्क्वेयर। या फिर आप पता है क्या कर सकते हो, थोड़ा छोटा करके मैं बता देता हूँ। दोनों की वैल्यू सेम है ना भैया, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनको कुछ मान लो। ठीक है, तो इनको ना कुछ मान लेते हैं, जैसे F1 और F2 बराबर दिख रहे हैं, तो इनको आप क्या ले लो, F ले लो। और अब आप अपना F नेट निकाल के फाइनली F की वैल्यू पुट कर देना, किसके इक्वल, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वेयर कोस 60। ठीक है, इसमें F की वैल्यू F कॉमन आ जाएगा आपका, और बाहर निकाल के बाद में वैल्यू पुट कर देना। सीबीएसई का मेथड बेटा ये है। सीबीएसई इस तरीके से तो आपको नंबर नहीं देगी। ये आपने कब करना है, ये आपने तब करना है जब आपको ऑप्शंस दिए हों। ठीक है, या जेई में जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो। ठीक है, तो अब ऐसे ही बिल्कुल डिटो ऐसे ही 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक ये आपका होमवर्क है, ठीक है, और अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना 2 तो नहीं है, एक ही है, ट्राई। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई दिस एंड सॉल्यूशन दिखाओ आप, सेंड सॉल्यूशन ऑन टेलीग्राम डाउट ग्रुप। ऑन टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप इसका मेरे को सॉल्यूशन भेजोगे, मैं देखना चाहता हूँ कैसे करते हो। ठीक है, फिर आपको क्या था ना, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपका काम है, आप काम करके आओ। क्लियर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया लगा पढ़ के, है ना। आज हमने वेक्टर की रिवीजन की है, इससे ज़्यादा वेक्टर आपको नहीं चाहिए, मत करना। इसी को 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा, 2-3 बार देखो समझ कर लो। कूलम्स लो वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लो की हमने वेक्टर फॉर्म देखी, है ना, और क्वेश्चन हमें होमवर्क के लिए मिले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।